Hello everyone, welcome to the latest episode of Talent Town Hall, where we are joined by our special guest from Banaras Gharana. We have with us Pandit Vikas Maharaj who is a Sarod Maestro player. So, welcome to the show. We are honored to have you with us. Thank you very much. To begin the show, my first question is, sir, tell us the difference between the time when you started and the time now. Banaras Gharana, because I have represented Banaras Gharana, which is the oldest musicians family in the world. I am 14th generation and my son is 15th generation, over than 500 years. And the music which we are doing when we born. I think this is unusual for you, everybody, what you are listening. जब हमारे यहाँ घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हॉस्पिटल पहले तो ये होता था कि घर के अंदर ही एक रूम होती थी, डिलीवरी रूम, हमेशा वो बंद रहता था। जब बच्चे पैदा होते थे तो उस समय वो कमरा खुलता था। तो जब घर के अंदर बच्चों की डिलीवरी होती थी तो घर के जब डिलीवरी हो जाती थी तो घर के सबसे बड़े जो बुजुर्ग कलाकार होते थे वो दरवाजे पे सामने आते थे और दरवाज़ा खुलता था और बच्चे को कोई सफाई नहीं होती थी, ब्लड लगा हुआ बॉडी को लेकर दरवाजे के सामने आते थे और घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता वो एक कान में कोई मेलोडी गाता था और एक कान में कोई बंदिश जैसे लयकारी की ताल की कान में सुनाते थे। उसके बाद फिर घर के अंदर चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाती थी, बेटा हुआ है, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी हुई। तो ये हम लोग जो संगीत सीखे या जो हम लोगों ने संगीत सुना वो जन्म से ही हम लोग संगीत के साथ जुड़े रहे। और उसके बाद धीरे धीरे घर के माहौल ऐसी होती थी कि एक तरफ तबला बज रहा है, एक तरफ गाने हो रहे हैं, एक तरफ सितार बज रहा है, एक तरफ डांस हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि बनारस के जितने टॉप म्यूजिशियंस, चाहे वो सितारा देवी रही हो, चाहे निर्मला देवी रही हो, चाहे गिरजा देवी, चाहे सिद्धेश्वरी देवी, किशन महाराज जी, गुदई महाराज जी, पंडित कंठे महाराज जी, ये सारे जो हैं हमारे परिवार से जुड़े। तो ये जो चीज़ें हैं संगीत की शुरुआत हम लोगों ने जन्म से ही सीखना शुरू कर दिया और आज भी हम रोज़ सीखते हैं और प्रयास करते हैं कि वो जो हम सीख रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते रहें। तो ये जो परंपरा है हमारे यहाँ की, कि आज हमारी उम्र 60 के ऊपर हो गई है मगर आज भी संगीत में ही जीते हैं, संगीत में ही सोते। ये सरोज जो है मेरे साथ सोता है और मेरे साथ जगता है। तो आज भी जो है मैं संगीत से जुड़ा हूँ और जितने हमारे परिवार के कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, सब इसी तरह संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं और संगीत में ही जीते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी होता है, जो अमूमन लोग बोलते नहीं है, कि जो छात्र आते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप आके बैठो, रियाज करो, रियाज के दौरान जो गड़बड़ी होती है वो हम ऊपर से बैठ के सिखा देंगे आपको। तो जो शिक्षा है वो अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह, अपने बेटियों की तरह हम लोग शिक्षा देते हैं छात्रों को भी। तो ये हम लोग की जीवन शैली है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द living life in music. So I think that's give the yeah. answer. Thank you, sir, for your great answer. Sir, our next question is, how did you first become interested in music and instrument like sarod and tabla? It is past, I think, 56 years ago. I was with my father in Calcutta. Because just I told you about we are living in between musicians, all the top musicians from India. कहीं ना कहीं उनका संबंध हम लोग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि
जितने बंदिशें जो बड़े बड़े कलाकार गाते हैं, चाहे वो जसराज जी हों, चाहे भीमसेन जोशी जी रहे हों, चाहे आपके राजन साजन जी हों, बड़े गुलाम अली खान साहब जी हों, ये सारे जो बड़े टॉप म्यूजिशियन, रशीद खान को आप लोगों ने बहुत सुना है, वो फिल्मों में गाया है। तो ऐसे कलाकारों के बीच में, ऐसे कलाकारों का संबंध हम लोगों के बीच रहा है। और जहाँ तक संगीत की बात है तो हम लोग के लिविंग स्टाइल संगीत है। बिना संगीत के हम रह ही नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता। आप सोचिए, आपके शरीर के अंदर आप भी बाय बर्थ कलाकार हैं। वो कैसे? जो नाड़ियाँ चलती है शरीर के अंदर, जो हार्ट बीट है, वो हमारी रिदम है। रिदम है। अगर थोड़ी सी रिदम इधर उधर हुई, बीमार हुए तो रिदम गड़बड़ हो जाती है, फिर उसको डॉक्टर जो है लाइन पे लाता है। और जो हम बोलते हैं, जो स्वर हमारे अंदर से निकलता है, जो हम कहते हैं, बातें करते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन है, वो हमारी स्वर हैं। तो हम बाय बर्थ जो हैं एक कलाकार पैदा होते हैं। वो बाद में वो अलग बात है कि आप कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई अधिकारी बन गया, मगर कहीं ना कहीं बाय बर्थ सारे लोग जो हैं संगीत के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। और आज भी हम लोग जो है भारतीय संगीत का जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी दायित्व है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोमेंट्स, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। आपने श्री कुमार शर्मा का नाम सुना होगा, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुना होगा, ये सारे हमारे घर के शिष्य हैं। पंडित रविशंकर जी हमारे घर के शिष्य। इन लोगों की बेसिक शिक्षा जितनी हुई है सब हमारे घर से हुई है। तो अभी जो हमारे विषय में कहा जा रहा था कि संगीत जो है इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, वो हम करते नहीं है, हम ये हमारे जीन में है, हमें करना पड़ेगा, हमें उस फैमिली को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को भी, आप लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, आप लोगों को भी यही करना है कि जो भी आपको मिल रहा है उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जीवन में, समाज में कर सके, यही सबसे बड़ी दायित्व है। इस पृथ्वी पे जब हम पैदा हुए तो हमारी ये दायित्व है कि हमें उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, वहीं समाप्त नहीं कर देना है। हमारे गुरु ने हमको सिखाया कि यहाँ तक जाओ, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है उसको मल्टीप्लाई करना। धन्यवाद सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप 14 जनरेशन है, तो सर बनारस घराना की 14 जनरेशन है आप, तो जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको स्टेज फियर या डर वगैरह नहीं लगता? कभी कभी डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि जब हमारे सामने हमारे बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं, जो संगीत के मर्मज्ञ लोग हैं, जब उनके सामने हम लोगों को बजाना पड़ता है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक अंदर डर रहती है कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे से गलती ना हो जाए, कि जो राग हम बजा रहे हैं उस राग से हट के कोई दूसरे राग में न चला जाए और कोई हमसे गलतियां ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि हमारे साथ हमारी फैमिली ट्रेडिशन जुड़ी हुई है, हमारे गुरु का परिवार जुड़ा हुआ है, मेरा अपना परिवार का वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, लेगेसी, वो जो है हमारे साथ जुड़ा होता है। इसीलिए हम लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा कोई गलती ना हो जाए कि हम अपने परिवार को बदनामी के रास्ते पर ले जाएं। तो डरना गलत नहीं है, डर के ऊपर काबू नहीं पाना गलत है। जब मैस्ट्रो खुद होके आपसे ये कह रहे हैं कि उनको भी आज डर लगता है, तो अगर हमारे बच्चों को भी डर लगता है तो कुछ गलत नहीं है उसमें। उसके ऊपर कैसे काबू पाना है वो सीखना है हमें। और उसके बाद जब हम मंचों पे जाते हैं तो दूसरी तरफ ये है कि हम जब मंचों पे बैठते हैं तो जब हम सामने देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जो कलाकार बैठे हुए, जो मर्मज्ञ बैठे हुए हैं, तो हम वो चीज़ दिखाते हैं उनको कि जो हमने अचीव किया है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम और जोश में हो जाते हैं, और जोश में होने के बाद फिर वो टेक्निक है, वो रागों का विस्तार है, फिर तालों का विस्तार है, लयकारियाँ हैं, ये है वो है,
यानी सारी चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कर देना चाहते हैं ताकि उनसे हमें आशीर्वाद मिले कि हाँ बच्चा अब तुमने तो आगे हम लोगों के बकारो कैटेगरी में आ रहे हो धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम लोग। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि जैसे विदेशी कलाकारों के साथ हमने कम से कम नहीं तो हजारों विदेशी कलाकार के टॉप लेवल के कलाकारों के साथ जुगलबंदी की है। और जुगलबंदी में उनकी संगीत हमारे संगीत कहाँ आके हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसा न हो जाए कि हम उनसे विपरीत दिशा में चले जाएं। तो हमें कोशिश ये करना पड़ता है कि हम उनके साथ हों, वो हमारे साथ हों। तो कहीं न कहीं संगीत में एक तरफ डर भी है, एक तरफ फ्रीडम भी है। आप जितना फ्रीली गाओगे बजाओगे उतने पॉपुलर होगे, उतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। संगीत ही तो सरहदें ख़त्म कर रहा है। संगीत एकमात्र विषय है। संगीत देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अलग अलग कास्ट के होंगे, मगर एक संगीत ही विषय है जहाँ पे सिर्फ भगवान को हम मानते हैं, माँ सरस्वती को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और उनके छत्र छाया में, उनके अम्ब्रेला में हम सारे धर्म जाति ऊंच नीच को लेकर बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पे धर्म का विषय नहीं है, न कोई जाति का विषय है। सब आनंद लेने के लिए बैठे हैं, वो स्वर्ग का आनंद लेने के लिए बैठे हैं जो कि भगवान ने हमें हृदय में दिया हुआ है। तो ये जो है विषय, संगीत सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, बुलाता है, भगाता नहीं है। धन्यवाद सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फॉर यंग स्टूडेंट व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम सर फॉर म्यूजिक स्टूडेंट्स? देखिए, संगीत हमने पहले ही कहा कि संगीत हर किसी के अंदर है। आप जब चलते हो तो रिदम में चलते हो, थोड़ी सी चलने में गड़बड़ाहट होती है, आप गिर जाते हो। तो ये जो लय और स्वर हमारे बीच में है, हमारे शरीर के अंदर, बस उसको निकालना है। उसको इंस्ट्रूमेंट से, चाहे गा के, चाहे नाच के, किसी तरह। देखिए, संगीत की परिभाषा ये कहती है, आई एम टेलिंग ट्रू, मैं बहुत सत्य बोलता हूँ, असत्य पे मैं कभी विश्वास नहीं करता, और किसी के कहे पे मैं नहीं चलता। मुझे जो महसूस होती है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, उस पे मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई, बड़े बड़े विद्वानों ने पुस्तकें लिखा, और हर पुस्तक में एक ही शब्द आता है जो हमारी हिस्ट्री है। उसमें ये कहा जाता है कि ये माध्यम है संगीत का, ये संगीत नहीं है। संगीत वो है जो आप बिना सीखे, बिना कहे, बिना शिक्षा ग्रहण किए आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। असली संगीत वही है। अब देख लीजिए, गांव में कौन जानता है कि राग मधुवंती क्या है जी, राग तोड़ी क्या है, राग भीमपलासी क्या है, कोई नहीं जानता। मगर वहाँ पे जब सामूहिक रूप से गायन वादन होता है तो क्योंकि माध्यम तो ईश्वर से जोड़ना है, हमें तो ये नहीं है कि हम किसी को खुश कर रहे हैं। जो हृदय के अंदर हमारे ईश्वर बसे हुए हैं, उन्हीं को छूना है, उन्हीं को जागृत करना है। तो संगीत की परिभाषा ये है कि गायन वादन नृत्य, ये तीनों जो हैं वो फ्री हैं, इनको बांधा नहीं जा सकता। आप चाहे जैसे भी नाचते हो वो भी संगीत है, आप जैसे भी गाते हो। बहुत सारे बच्चों हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं गाना नहीं जानता, मगर सब जानते हैं गाना। भले ही सबके सामने न गाते हों, शर्माते हों, मगर जब बाथरूम में होंगे या अकेले होंगे या कहीं होंगे, वो जरूर गाना बजाना करते गुनगुनाएंगे, होंगे। बिल्कुल। हाँ, गुनगुनाएंगे। वो जरूर करेंगे। तो ये संगीत जो है, ये इसका ये असली ये विश्लेषण यही है कि जो मन से निकले, जो हृदय से निकले, जो दूसरे के मन के हृदय को भी झंकृत करे, वो संगीत है। इसमें कोई बांधने की जो सीमा है इसमें नहीं है,
क्योंकि ये सारे स्वर जो है ब्रह्मांड के स्वर हैं। ब्रह्मांड को कोई बांध नहीं सकता, वो स्वच्छंद हैं और उसी स्वच्छंद स्वर को हम अपने वाद्य के माध्यम से आप लोग के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये है संगीत की विश्लेषण। वेलकम। जैसा अभी आपने कहा, एकदम सच कहा कि रिदम हम सबके अंदर है और ये रिदम बिगड़ता है तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं या हम लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं। तो ये जो धुन, ये जो संगीत आपके अंदर आया, तो उसने अपना चेहरा सरोद के रूप में ही क्यों पाया? हाँ, ये बीच में मैं भूल गया था, मगर आपने याद दिला दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरोद, चूँकि मेरे फादर जो थे वो वर्ल्ड के माने जाने तबला वादक थे, क्योंकि हमारी फैमिली तबला से जुड़ी हुई थी। और हम जब बचपन में जाते थे कॉन्फ्रेंसों में, जहाँ पे संगीत का महोत्सव हुआ करता था, तो वहाँ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होता था, 10-10, 12-12 दिन लगातार संगीत का कार्यक्रम चलता था। जैसे संकट मोचन में कार्यक्रम होता है, शाम से शुरू होती है, सुबह हो जाती है, ये एक प्रकार है। मगर बंगाल में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जब कार्यक्रम होता था तो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार वहाँ पे आते थे और हम लोग पिताजी के साथ, हमारी माँ, पिताजी, हम लोग सोफे पर बैठे हुए हैं, संगीत सुन रहे हैं, सुनते सुनते अचानक सो गए, क्योंकि इतना वो हृदय के अंदर गया कि जो चलबलाहट थी अंदर की वो शांत हो जाती थी। और फिर बड़े बड़े कलाकारों का गायन, वादन, नृत्य देखते थे। हमारे अंदर सरोद की चाह तब हुई मैं जब 9 वर्ष का था। उस्ताद अली अकबर खान साहब जी मंच पे सरोद वादन कर रहे थे और मैं नीचे माँ के साथ बैठा हुआ उनका सरोद सुन रहा था। मेरे पिताजी उनके साथ संगति कर रहे थे तबले पे। सुनते 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 मैं आपसे बताऊं, मैं सो गया। सोने के बाद फिर जब मैं उठा तब भी उनका सरोद चल रहा था। उनकी सरोद की झंझनाहट, जो झनकार जो थी, इतनी मधुर, इतना हृदय स्पर्शी था कि वो सोने पे भी मजबूर किया और उठने पे भी मजबूर किया कि आप देखो अब क्या हो रहा है। और वहीं से हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं सरोद वादन करूं, क्योंकि सरोद एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि आपने सुना होगा, वायलिन जब बजता है तो बड़ी ऊंचे स्वर में बजता है, बहुत ऊंचे स्वर में, यानी उसे तीसरे और चौथे काले में बजाते हैं। हमारे काला कहा जाता है, एक लेयर होती है यानी स्वरों की, तीसरे चौथे काले में होता है। सितार जो होता है वो दूसरे काले पे होता है। सरोद एकमात्र वाद्य यंत्र है जो कि बी में और सी में, पहला सफ़ेद जिसको हम कहते हैं, इसमें बजता है। इसमें क्या है, ये सरोद जो वाद्य यंत्र है ये पुरुष वाद्य यंत्र है। इसमें ध्रुपद बजाया जाता है और सितार पे, वायलिन पे जो है वो ध्रुपद नहीं बजता, उस पर जो ख्याल बजता है। आप बहुत आराम से फिल्मी गाने सितार पे बजा सकते हैं, वायलिन पे बजा सकते हैं, मगर सरोद पे नहीं बजा सकते, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं, गायन वादन की परंपराएं हैं, वो बहुत प्राचीन परंपराएं हैं जो कि वेदों से आता है। इस पे वेदों का जो है उच्चारण वो बजता है। तो इसके वादन को सुनते हुए मैं ये डिसाइड किया कि हम सरोद ही बजाएंगे। और जबकि मैं तबला वादक, एक बहुत अच्छा तबला वादक भी था, काफ़ी वर्षों तक मैं तबला बजाया, 19-20 साल तक मैं तबला बजाता था। बड़े बड़े भीमसेन जोशी जी के साथ मैंने तबला वादन किया, मणिलाल नाग जी के साथ तबला वादन किया, सितारा देवी जी के साथ तबला वादन किया। पंडित किशन महाराज जी जब भी कोई बड़े बड़े कलाकार बनारस आते थे तो पंडित विकास महाराज को ही पकड़ के तबला तुम ही बजाओगे। तो मेरा तो शौक़ भी था तबले का, उसके बाद मैं सरोद पकड़ लिया, तो आज तक मैं सरोद बजाता ही आ रहा हूँ और सीखता ही आ रहा हूँ। तो क्या हम लोग ये सौभाग्य मिलेगा थोड़ा सा कुछ सूझने का? ये वही राग जो इन्होंने सुना था। अच्छा, जिस राग को आपने सुन के ये डिसाइड किया था कि अब आप सरोद बजाएंगे, आप वही राग बजाने जा रहे हैं?
अद्भुत, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर जुगलबंदी और इतना सुकून पहुंचाने वाला संगीत, जिस तरह का तालमेल मैंने अभी आपके और महाराज जी में देखा। तो एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी। ये आपको जैसे एक फादर होने के नाते, वो आपके बेटे हैं, तो ये इजी रहा आपको उनको कंट्रोल करना, उनको सिखाना, उनको बताना, कि वो आपको देख के ही खुद ब खुद उस चीज़ को ले लिए, कि आपको उसको परस्यू करने के लिए उनको कैसे समझाना पड़ा? ये उनकी, जैसे आपने उसको साथ कर लिया, आपने साथ कर लिया, तो क्या बाकी जनरेशन में जैसे बच्चे आते गए, अगर मैं बात करूं विशाल महाराज जी की या प्रभास महाराज जी की, तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पे उसको ले लिया कि आपको उसके साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, पहले का समय कुछ और था। एक पेरेंट्स का एक दबाव हुआ करता था बच्चों के ऊपर। दबाव ये हुआ करता था कि हमारे जनरेशन को आगे कौन लेकर जाएगा, हमारे संगीत को कौन लेकर आगे जाएगा। तो एक दबाव पेरेंट्स का हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रभास जी हुए तो इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी दबाव, जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी दी गई कि दबाव, पिताजी हमारे वो तबला वादक थे, मैं भी तबला वादक था। उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी को तबला ही बजाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो कि हम प्रभास जी को दिए, और इनके साथ भी मेहनत किया गया। क्योंकि मेहनत अगर आप नहीं करें, माँ बाप अगर उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे, तो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके साथ मित्रवत, उनके विषय में पूछिए उनसे कि आप चाहते क्या हो। विशाल सर के साथ वही हुआ। हमारे सबसे छोटे सुपुत्र हैं अभिषेक, उनके विषय में थोड़ी सी मैं बता दूं, वो 6 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इंडिया का टॉप जितने यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट है। BHU का सबसे बड़ा टॉपर स्टूडेंट था, जो कि भारत सरकार ने 1,20,000 रुपये उसको दिया उनके संगीत के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक दबाव। अच्छा है, उस समय दौरान ये भी हुआ करता था कि क्रिकेट की ज़मानत थी, क्रिकेट बहादुर गावस्कर थे, तो ये अजरुद्दीन थे, जडेजा थे, ये लोग का। तो बच्चों के अंदर क्रिकेट खेलने की भी एक शौक़ हुआ करती थी, स्पोर्ट्स का। और आप विशाल जी को देख ही लीजिए, स्पोर्ट्स मैन है। तो एक दिन ये लोग मेरे पास आए कि पापा मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, हमारे सारे मित्र हैं, मैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मेंबर भी रहा उत्तर प्रदेश। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो सरोद ये क्रिकेट, तो मैं एडमिशन करा दूंगा, मगर शर्त एक मेरी एक है कि आपको जैसे गावस्कर सचिन तेंदुलकर है उस तरह बन के दिखाना पड़ेगा। अरे तब तो हम आपका साथ देंगे, वरना आप लाखों क्रिकेट प्लेयर हैं, उनके पीछे आप खड़े रहेंगे। आपको वो मंच नहीं मिलेगा जिस मंच पे आपको फ्रीली
आप कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े। तो 1 हफ्ते का मैंने इनको समय दिया। 1 हफ्ते बाद विशाल जी और अभिषेक जी मेरे पास आए, उन्होंने पापा हमें संगीत ही करो बेटा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो जो एक स्टेज बना के देते हैं आपको उससे ऊपर जाने के लिए बना के देते हैं, नीचे जाने के लिए नहीं। और वही स्थिति हुई कि आज हमारे तीनों पुत्र जो हैं, प्रभास जी बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर, प्रभास जी भी, अच्छा। विशाल महाराज भी बहुत ये शिक्षा ही मारते हैं हमेशा। पता नहीं यहाँ पे खेलते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं खेलते। और अभिषेक भी, वो भी शिक्षादी वाले हैं। और बॉलिंग भी इतना बढ़िया करता है वो, मगर अब क्या है, वो सितार वादक हैं, मगर क्रिकेट वो भी जानते हैं, स्पोर्ट्स वो भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कहीं ना कहीं हम उनके साथ जुड़ा हुआ है। संगीत, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये बड़ी ज़रूरी, ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो जो अभी आपने महाराज जी ने कहा, तो जो लॉन्चिंग पैड बना के पेरेंट्स देते हैं हमें, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको उससे ऊपर जाने का ही मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने नीचे से शुरू किया और एक लॉन्चिंग पैड बना दिया। अगर आपको वहाँ वो बता रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वो जो कठिन परिश्रम वाला हिस्सा था उन्होंने आपको नहीं करने दिया, वो लॉन्चिंग पैड, वो कुशनिंग कवर आपको उन्होंने दिया। तो इस पे दिस ब्रिंग्स टू मी टू इंट्रोड्यूस द ट्रायो, महाराज ट्रायो। अगर आप बच्चे सारे गूगल करते हैं, आज जाके चेक करेंगे ज़रूर। ये महाराज ट्रायो के नाम से ये विकीपीडिया, गूगल, वेयर एवर यू फील, हर जगह अवेलेबल है हमारे अपने प्रभास महाराज जी। तो मैं चाहूँगी प्रभास सर, विशाल सर, आप प्लीज़ हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। क्लैपिंग्स फॉर देम, राइट। ये दुनिया का पहला ऐसा देश और अंतिम ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में एकता है, अनेकता में विविधता है। अगर आप 100 का नोट या 10 का नोट अपने भारत का अगर पैसा लेते हैं, तो ये पहला ऐसा देश है जहाँ पे 17-18 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जो ऑफिशियल है। आप किसी के पास भी अगर 10 का नोट हो गया, 100 का नोट होगा, 50 का नोट होगा, एक बार आप पीछे देखेंगे वो रुपए कितने अलग अलग भाषाओं में वो लिखा हुआ है। 10 रुपए तो अलग अलग 10, इंग्लिश तो खैर उस पर मेन में है ही है, इंग्लिश को हम नहीं उसमें बहुत ज़्यादा करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट स्पोकन है हमारे यहाँ भी। लेकिन 17-18 तरीके के अलग अलग ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ये तो अपना ये एक लैंग्वेज पे हो गया। संगीत भी उतनी ही विविधता के साथ है हमारे यहाँ विद्यमान, हमारे भारत में। हर स्टेट का अलग अपना रिदम है, हर स्टेट का अपना अप्रोच करने का तरीका है। अब कपड़ा तो हम भी पहनते हैं, फोक सॉन्ग्स, कपड़ा तो यही कुर्ता पजामा है। अब पठानी सिलवाने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा अलग चीज है पठानी सिलवाने में जो कि नॉर्मल कुर्ते से अलग होता है ना? कुर्ते का जो बॉटम होता है वो थोड़ा राउंड कर देते हैं, है ना? थोड़ा सा पैजामा थोड़ा सा, और उसकी मोड़ी जो नीचे की थोड़ी सी वाइड हो जाती है। तो कपड़ा तो है वही, केवल उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग अप्रोच जो है बदल जाती है। चावल दाल खाते हैं, अब बिरयानी क्या है? मिला दिया। जीरा राइस क्या है? राइस तो वो भी है, उसमें थोड़ी सी जीरा डाल दिए, थोड़ा सा घी डाल दिए, वो अलग हो गया। दाल खाते हैं रोज, तड़का दाल क्या है? उसमें थोड़ा सा मिर्ची डाल दिए, थोड़ा सा मसाला डाल दिए, थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर दिया। हाँ, तो तड़का दाल हो गया। सबका रेट अलग हो गया। दाल खाओगे 60 रुपए है, तड़का खाओगे, तड़का खाओगे 120 रुपए हो जाएगा। है ना? संगीत यही है। अभी जो पंडित जी जो बोल रहे थे कि संगीत एक्चुअली है क्या, संगीत बस यही है, दाल और तड़का दाल, इसमें जो अंतर है ना, बस यही अंतर समझना होता है।
जो आम भाषा की जो संगीत होती है, आप अपने मम्मी को कभी गाना गाते हुए नहीं सुने होंगे, कभी नहीं। लेकिन कभी किसी का तिलक चढ़ रहा है, किसी की छठैया हो रही है, किसी का बर्थडे हो रहा है, औरतें यहाँ तक बैठेंगी। अब जैसे बिहार के हमारे बच्चे, छत्तीसगढ़ के, हम लोग बहुत घूंघट रूरल लेके एरिया से भी आते हैं। बनारस भी अभी हम लोग रूरल एरिया को ही बोलते, बहुत ज़्यादा हम लोग डेवलप है नहीं। हम लोग डेवलप हैं अपने कल्चरली, हम लोग डेवलप हैं। आज भी हम लोग कल्चर को पकड़ के चलते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड नहीं हुए। जब समय आता है तो वेस्टर्न वालों से भी हम लोग वेस्टर्नाइज्ड हैं। True. लेकिन जब कल्चर की बात आती है, अपनी जमीन से जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े होने की बात होती है, तो हम किसी को भी मार दे सकते हैं। हर चीज़ हमको पता है, ठीक है। तो जो संगीत हमारी मम्मी लोग उस समय गाती हैं, वो तो कभी किसी जसराज जी, पंडित जसराज जी के पास नहीं गई। वो जो पापा जो ढोलक लेके बजाने लगते, वो तो कभी प्रभास महाराज जी से तबला सीखने नहीं आए। ये होता कैसे है? ये कौन सा संगीत, ये कौन सा गुरु है जो आता है मम्मी के पास और सिखा के चला जाता है? मम्मी ऐसे नहीं गाती हैं, रियाज भी कभी नहीं करती हैं, लेकिन जब किसी की शादी छकैया होती है तो बैठ के गाने लगती है, और कम से कम 20-25 औरतें और पूरा गाना गाती हैं। सोहर, पचरा, ठुमरी। सोहर, पचरा, ठुमरी तो नहीं है, नहीं, मतलब नहीं, कजरी, 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 ठुमरी नहीं, कजरी। ठीक है, बधौवा, बधैया है, किसी को भी घर में बच्चा पैदा हुआ है तो बधाई सबको। अच्छा, जब वो भीड़ में से जब निकले बाहर आए, उनसे वो मम्मी वो जो गा रही थी फिर से गाइए, तो नहीं गाएंगे। ठीक है। इस संगीत को हम लोग बोलते हैं लोक संगीत। इस संगीत को हम लोग बोलते हैं लोक संगीत। लोक संगीत यही होता है जो मिट्टी से जुड़ा हो, जिसको सीखने की जरूरत नहीं। जो पंडित जी बोल रहे थे कि आपको संगीत करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जब उसको आप एक लय में, एक स्वर में बांधना चाहेंगे, एक जैसे फुटबॉल हम लोग खेलते हैं, तो अगर गांव में जब फुटबॉल खेलते हैं तो उसकी परिधि नहीं बनी होती। अगर बॉल तालाब में भी चली जाए तो वो आउट नहीं होता है, चलो बस गोल करना है। लेकिन जब किसी बड़े स्टेडियम में फुटबॉल खेलते हैं तो रूल रेगुलेशंस होते हैं, चैंपियनशिप हो जाती है, एक परिधि बनी होती है, बॉल उसके बाहर गया तो आउट। तो लोक संगीत जब उसको हम लोगों ने जैसे वो रिफाइन किसी ऑयल को हम खाते, रिफाइनरी ऑयल खाते हैं, तो जो सरसों, जैसे ये सरसों का तेल, वो पिसा हुआ बनाया हुआ तेल आता है हमारे पास, फॉर्च्यून का जो तेल आता है वो से, वैसे एकदम प्रेस्ड किया हुआ, उसको एकदम टेक्निकली उसको एकदम मर्ज किया हुआ लोक संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत हो गया। तो हम ऐसा कोई संगीत नहीं गाते बजाते जो कि आपके पहुंच से बाहर की चीज़ है। हाँ, उस संगीत को समझने के लिए आपको सीखना होगा, उसको समझना होगा, बड़े लोगों के साथ बैठना होगा, गुरुओं को सुनना होगा, बस यही अंतर है। आपके अंदर संगीत विद्यमान है, हार्ट बीट हमारा रिदम है, जो हम बोल रहे हैं वो संगीत है। अगर आप किसी अपने सहपाठी से, अभी किसी कलीग से आप गलत तरीके से बात करिए, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आपका संगीत गलत था, वो संगीत पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप सबसे मीठे बोलेंगे, अपना संगीत अगर आप सुर में रखेंगे, सबसे आप प्रेम से बात करेंगे, सबकी हाल चाल लेते हुए चलेंगे, तो सारा स्कूल, इवन दो आपके टीचर्स जो है वो भी आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि आप ऐसे संगीत को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सबके लिए मान्य है, जो सब कोई उसको पसंद करता है। जैसे अरिजीत सिंह, अच्छे से अच्छे क्लासिकल वोकलिस्ट भी अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ही इज गुड, दिल से सुनकर। वो भी क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियन है। सोनू निगम जी हैं, उनको सब सुनता है। सुनिधि चौहान है, उनको सब सुनता है। ठीक है, हमारी आज की अभी जो है वोकल में जो लोक संगीत, लोक मिट्टी से जुड़ी हुई जो अभी गायिका है उत्तर प्रदेश से, वो है मालिनी अवस्थी। आप लोग उनको भी सुनते होंगे। अभी कृष्ण भगवान का एक सीरियल चल रहा है, उसमें उन्होंने गाना गाया है। शी इज अ ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर, बट नाउ शी इज सिंगिंग लोक संगीत। उनको जैसा मंच मिलता है उस हिसाब से वो गाना गाती है। तो अगर आपको ये लगता है, अब कहीं भी देखिए, क्लासिकल और लोक, इनमें बस इतना ही अंतर है कि क्लासिकल वो ही लोग समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं, मैथमेटिकल उसका समझ सकते हैं जब आप सीखे हो। और लोक संगीत जो कि आपकी मम्मी भी गाती है, आपकी दादी भी गाती हैं, आपके पापा भी गाते हैं,
एक रिक्शा चलाने वाला सड़क पे भी गा सकता है, वो लोक संगीत है। उसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक समझ और एक इंटरेस्ट रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके सामने जो ये म्यूजिशियंस बैठे हैं, हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, विशाल जी बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल शास्त्रीय संगीत परिवार को। लेकिन शास्त्रीय के साथ साथ सेमी क्लासिकल, जिसमें हमारा पूर्वांचल जो है फेमस है, टप्पा, ठुमरी, ठीक है, कजरी। टप्पा तो खैर पंजाब का है, कजरी, ये चैती है, दादरा है, इसके लिए हम लोग बहुत फेमस है, पूर्वांचल पूरा जाना जाता है। तो मेरा बस यही है कि अगर ये जैसे हम लोग ये आपके सामने बैठे हुए ये बात कर रहे हैं संगीत के ऊपर, केवल एक चीज़, छोटी सी चीज़ समझ के आप यहाँ से जाएंगे, अपने साथ अगर आप गांठ बांध के रखेंगे कि लोक संगीत क्या होता है, शास्त्रीय संगीत क्या होता है और संगीत क्या होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट लेके संगीत को चलते हैं तो ये गलत है। अब जैसे आप मैथ्स सीख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई मैथ्स नहीं भी जानता है तो भी वो जीवन जी सकता है धरती पे। अगर आप इंग्लिश में बात करना नहीं भी जानते हैं, अब अपनी मातृभाषा जानते तो भी आप इस देश में जी सकते हैं कंप्लीटली ओके। लेकिन अगर आप सांस नहीं लेना जानते हैं, लेकिन आप खाना खाना नहीं जानते हैं, आप किसी से बात करना नहीं जानते हैं, आप किसी को स्नेह करना नहीं जानते हैं, आप किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, आप किसी को थैंक्स बोलना आपको नहीं आता है, तो आप इस समाज में नहीं रह सकते। तो वो संगीत है। तो संगीत को केवल एक सब्जेक्ट मान के चलेंगे तो वो नहीं चलता। संगीत आप जो बोल रहे हैं, ये स्वर, ये संगीत है। वही चीज़ मैं तबले, आप जैसे एक तबले का शब्द है धा, तरीके धा। धा जो है शब्द शाम वेद में लिखा हुआ है। धा मतलब धरा, जमीन जिस पे हम खड़े होते हैं। ता आसमान। त्रिदिगन जिसके पास 3 आंख है, किसके पास है? भगवान शिव के पास है। नागे नागे तबले का बोल है, नागे नागे मतलब बिना किसी गैप के। ठीक है, एक दादाजी का बड़ा खैर कन्वर्सेशन संगीत के बारे में तो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक परण मैं बोलता हूँ जो दादाजी का काफ़ी फेमस है, पंडित कृष्ण महाराज जी का। इसमें भगवान गणेश के रूपरेखा के बारे में कि भगवान गणेश दिखते कैसे हैं, उनका वो चित्रण उसमें किया गया है। और जब वो मृदंग बजाते हैं तो जो धरती हिलती है, वो कंपन क्या होगी उसका विश्लेषण किया गया है। वो मैं आपको बोल के बताता हूं। गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे। सोहे मतलब अच्छा लगता है उनके चेहरे पे। लंबोदर सोहे भुजा 4 एक दंत चंद्रमा ललाट राजे। ये ललाट होता है, ललाट राजे। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे। अब देखिए पंडित जी जो बता रहे थे आपको सरोद पे, ख्याल नहीं बसता, ध्रुपद बसता है। ध्रुपद करीब 4 से 5 हजार साल पुराना पद्धति है हमारे संगीत का, भारत का सबसे पुराना। अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हो या अगर कोई कंपटीशन में जा रहे हो तो सबसे पुराना जो हमारा संगीत का जो विधा है वो है ध्रुपद। और चारों वेदों में अगर संगीत के बारे में किसी में लिखा हुआ है वो है शाम वेद। ठीक है, ताल दे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ। अति विचित्र गणनाथ कौन होता है? अति विचित्र, अब भगवान शिव का अब उनके शिव जी के बेटे हैं तो उनके साथ जो गण होते हैं, कौन किसी का सिर कटा हुआ है, कोई भूत है, कोई पिचास है, ठीक है, अजीब किसी का सिर दूसरी तरफ घूमा हुआ है, ऐसे ही गण शंकर भगवान के साथ रहते हैं। अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। मृदंग क्या होता है? तबले का पापा। तबले, मृदंग से ही तबले को, मृदंग को बीच में से काट के बजा देंगे वो ऐसे से। तो ऐसा मृदंग बजा रहे थे कि धट धरात मतलब धरती जो कांप रही थी। सोचिए कौन सा मृदंग वो बजा रहे थे कि धरती जो है हिल रही थी। तो ताल दे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। धट धरात धर धर प्रधान
दिन 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 नागे नागे नागे, जो प्रतिदिन उनका स्मरण करता है बिना किसी गैप के। बिना नागे। दिन 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 न नागे नागे नागे, धन धन तिन तिन ताके नाना। उनको धन्य है जो प्रतिदिन उनके तरफ उनको ध्यान में लाते हैं। धन धन तिन तिन ताके नाना, त्रदिगन दृग दृग, जो उनकी तरफ नहीं देखते, ताके नाना जो उनकी तरफ उनको ध्यान नहीं देते, जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, जिन्होंने ये प्रकृति की रचना की। तिन ताके नाना त्रदिगन दृग दृग, धिक्कार उनके जीवन पे। दृग दृग दिन दिन दिनग दिनग, ताक ध्यान, जिन्होंने ध्यान नहीं धरा। कीर्तक धारा न तारा न था, कीर्तक धारा न था, जिन्होंने न धरा उनका नाम और न तारा। कीर्तक धारा न तारा न था, कीर्तक धारा न तारा न था, कीर्तक धारा न तारा न था। ये तो इसका एक साल में कैसे होगा? बड़ा नाम गणपति गणेश, लंबोदर सोहे, भुजा चार एक दंत चंद्रमा, ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ताल दे ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। धर धरात धर धर प्रधान, दिन 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 नागे नागे नागे, धन धन तिन तिन ताके नाना, त्रदिगन दृग दृग, दिन 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 ताक धान, कृतक धरा न तरा न धा, कृतक धरा न तरा न धा, कृतक धरा न तरा न धा। तो ये है आपका संगीत। जिस कंट्री में आप पैदा हुए ये आपका संगीत है। इसके बाद आप जैज सीखिए, रॉक सीखिए, पॉप सीखिए, ये आपके ऊपर है। किसी को भी आप रिकी मार्टिन को सुनिए, आजकल वो कोरिया के संगीत वाले भी आए हैं यहाँ पे, देशपासितो वाले भी आए हैं, आप सबको सुनिए, लेकिन अपनी संस्कृति अपने धरातल को मजबूत करते हुए, क्योंकि जब अपने बात आएगी तो आपको अपने लोक संगीत, अपने शास्त्रीय संगीत की ओर मुखर होना पड़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। सर मैं एक प्रश्न आपसे और विशाल सर से पूछना चाहूँगा कि सर जब आप अपने पिताजी के साथ बजाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस लगता है, और आपने पहली बार कब बजाया था इनके साथ, और क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी पड़ी थी? देखिए, हम तो हैं तबला वादक, और तबला वादक का काम होता है संगत करना, ठीक है। एक चीज़ हमारे घर में हमेशा कही गई है, और साथ आप लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे अपने परिवार में भी। जब सोसाइटी में बैठते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, या मंच प्रदर्शन हम लोग करते हैं, तो पिताजी ने एक लाइन में एक बात कह दी है, मैं घर में तुम्हारा पिता हूँ, मंच पर नहीं। मैं घर में तुम्हारा पिता हूँ, मंच पर नहीं। यदि आप रियाज नहीं करेंगे, या पढ़ाई नहीं करेंगे, या अपना बेस्ट नहीं देंगे, तो आप मेरे साथ आप मंच पे नहीं बैठेंगे। वाह। मैंने अपनी लाइफ में मुझे नहीं याद होगा कि मैंने 8 या 9 घंटे की अभी तक कभी नींद पूरी की हो। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा की हम लोग नींद पूरी करते हैं रोज़, क्योंकि सुबह 3 से 3:30 बजे तक पिताजी जो है रियाज करवाते हैं आज भी। और आज भी हमारे घर में जब तक हम रियाज ना करें, आज इस मेरी उम्र आज अच्छी खासी हो गई है, 42 हो गई है। आज भी अगर मैं रियाज ना करूं तो मेरी मम्मी मुझे खाना नहीं देती। अरे बाबा। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, आज मतलब एकदम बिजी है तो 2-2 घंटे। नहीं तो अगर पापा के साथ बैठ गए तो रात को 10 बजे से सुबह 3:30 बजे तक रोज़ का हमारा है कि बैठना है और बजाना है। और नहीं, अगर आपने रियाज नहीं किया है तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो आप इस स्टोरी से, आप ये नियम से आप समझ सकते हैं, जब स्टेज पर बैठते होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। स्टेज पे पिताजी हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं देते कि ये इसने रियाज किया है कि नहीं, ये बुखार है इसको कि नहीं, ये थका है कि कुछ नहीं। जब बैठते हैं साथ में तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे हमसे, है ना, कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। हम लोगों को 100% तैयार रहना पड़ता है हर समय कि पापा कब क्या सवाल करेंगे, कब हम लोग को क्या जवाब देना है इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। अब जैसे एक हमारे यहाँ हम लोग शब्दों से सवाल नहीं पूछते, हम लोग यहाँ पे बोलों से सवाल पूछते हैं। पिताजी से मैं बात कर रहा हूँ,
तक धिन तकिट तक धिन तकिट धा त्रिकटा तकिट तक धिन धा त्रिकटा तक धिन तकिट तक धिन तकिट धा 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 तकिट तक धिन धा 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 तकिट धिन तकिट धिन धा धा धिन धा तकिट तक धिन धा धा धिन धा तकिट तकिट धिन धा धा तकिट धा धा तकिट तक धा तकिट तक धा तकिट तक धा तक धिन धा तक धिन धा तकिट धिन धा तक धिन तकिट तकिट 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 ता तकिट धिन तकिट धिन तकिट धिन तकिट तकिट धिन तकिट तकिट धिन वाह वाह, आप समझ में आया ये मैजिकल मिस्रो, ये ट्रायो है, ये ट्रायो है। क्योंकि देखो क्या होता है कि संगीतकारों से, जैसे अगर किसी पॉलिटिशियन से अगर आप बात करते हो ना, तो वो सीधे सीधे बात करते हैं कि ऐसा 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 खत्म। लेकिन जब आप संगीतकारों से बात करते हो ना, तो एक ही क्वेश्चंस के कई आंसर हो सकते हैं। आप किसी साहित्यकार से बात करो, किसी एक सेंटेंस में आंसर नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको वो प्रैक्टिकल दिखाया। अभी एक जर्मन नेशनल टीवी पे हम लोगों का पहली बार कोई ऐसा हुआ कि जो उनका नेशनल टीवी है जर्मनी का, उन्होंने 16 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था पिताजी के ऊपर। उन्होंने लाइव, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो महाराज ट्रियो के पेज पे आप उसमें देखेंगे, पूरी डॉक्यूमेंट्री है, जर्मन भाषा में वो बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आज क्या हम लोगों को ये पता चला क्या भारत में आप लोग एक ही कमरे में सोते हैं सारे लोग। उनके लिए बड़ी अजीब सी बात है। जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ एक ही घर में रहते हैं, वो उनके लिए बड़ी अजीब बात है। अजीब बात है उनके लिए, क्योंकि वो नहीं रहते। 16-17 साल के वो किराए के मकान में लेके चले जाते हैं। वो बॉन्डिंग नहीं होती, या कुछ भगवान जाने में किसी के सभ्यता के बारे में नहीं हो सकता उनका कुछ ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने लाइव उन्होंने कहा कि आज भी आप अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हो। मैंने कहा हाँ, प्राउडली हम लोग रहते हैं, हम तीनों भाई बहन एक साथ, तीनों भाई रहते हैं और साथ में उठते बैठते हैं। सोते कहाँ हो आप लोग? हमके एक पूरा मकान है, उसी में अलग अलग एक एक कमरे मिले हुए हैं, अलग अलग फ्लोर है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। तो आपको अजीब नहीं लगता कि आप अपने मम्मी पापा के साथ एक ही घर में रहते हो? तो हम उनका कल्चर नहीं, अजीब नहीं लगता। और अगर एक्चुअली हम अलग रहते तो अजीब है। अगर हम किसी किराए के मकान पे रहते हैं या किसी फ्लैट में रहते हैं तो वो अजीब है। अगर कोई पूछता है भाई साहब आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, इंडिया में अगर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं रहते, तो बोलेंगे भाई अजीब आदमी हो यार। मम्मी पापा ने आपको बड़ा किया हुआ है, आप जिस समय उनकी एज होगी आपको वहीं रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट भारत का एकदम अलग है। तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाई, मैंने उनको अपने संगीत के बारे में बताया। मैंने उनको यही कहा हम कि जो केमिस्ट्री आप, जो अंडरस्टैंडिंग आप स्टेज पे देखते हैं, जिस समय हम पिताजी की तरफ मैं देख रहा था, मैं उनके साथ संगत करता हूँ। एक संगतकार को अपना जो मेन आर्टिस्ट है उसको समझना, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो दोस्त है, आपके साथ जो एक रूम शेयर करता है, वो आपको ज़्यादा समझता है कंपेयर टू वो लड़का जो आपके क्लास के बाहर रहता है या आपको केवल स्कूल में जानता है। एक ही कमरे में सोने वाले, जो आपके साथ एक ही उसमें कमरे में शेयर करने वाले दोस्त आपको हर लेवल पे आपको जानते हैं। आप कब रोते हो, आप कब हंसते हो, आपको कौन सा खाना पसंद है, आपको पैसे सुनना, आपको क्या बात पसंद है, आपको कौन सा बात पसंद नहीं है। तो जब आप किसी को इतना जानोगे तब उसके साथ आप स्टेज पे बैठ के एक केमिस्ट्री सेट करके आप उनके साथ अच्छा संगीत बना सकते हो। तो जब एक दूसरे का संगीत जब आपको पसंद, उनको अरिजीत सिंह पसंद है तो उनको भी है क्योंकि साथ में रहते हैं। उनको गुलाम अली पसंद है तो उनको भी गुलाम अली पसंद है, उनको गज़ल पसंद है तो उनको भी। लेकिन बगल वाले क्लास में ऐसा नहीं है। तो साथ में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग रात रात भर बैठ के इंस्ट्रूमेंट के साथ एक दूसरे से बात करते हैं।
तब हम एक अच्छा संगीत बना सकते हैं, एक अच्छी सोच रख सकते हैं, एक नई चीज़ों को हम जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तब एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि घराना क्या होता है। आप लोग बोलते 14 पीढ़ी से है, 15 पीढ़ी से, घराना होता क्या है। अब इनको कौन समझाए, जिनको मम्मी जो है स्विट्ज़रलैंड से आई हैं, तो पापा जो है वो तुर्की से है, तो दादाजी जो है वो कनाडा से है, तो उनको घराना कौन समझाए। क्योंकि देखिए घराना क्या होता है, एक सोच, एक लिविंग स्टाइल, एक ही तरीके से अपनी जीवन यापन करना, एक ही विधा में 500 साल से एक ही विधा को साथ में लेकर चलना। अब जैसे बच्चे ने पूछा कि सर आपने सीखा कब, हम सीखते नहीं हैं, हम सीख जाते हैं। हम सीखते नहीं है संगीत, जैसे हम बोलना सीख जाते हैं। जैसे बोलना सीखा वैसे ही संगीत सीख लिया। भारत में जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी लगती नहीं है, ठंडी लग जाती है। भारतीय जो ठंडी होती है वो लगती नहीं, लग जाती है। जैसे नहीं कपड़ा डाल लो ठंडी लग जाएगी। तो वैसे ही भारत में हम संस्कृति सीखते नहीं है, संस्कृति में जी लेते हैं कुछ। हम संस्कृति अपने आप हमको टेक ओवर कर लेती है। वेरी स्वीट। तो अपने संस्कृति को जानना, अपने संगीत को जानना, यही सबसे बड़ी कला है। और अपने संस्कृति को धरोहर मान के अपने साथ जब जाओगे ना, तब आप लाखों लोगों के ऊपर अकेले खड़े रहोगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट ये तो है तो, लेकिन ये आधारभूत है भारतीय संस्कृति को, अपने बनारस की संस्कृति को, अपने संगीतकार को, और जिससे आप जुड़े हुए हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार से हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के हर आदमी, चाहे सड़क पे चलते हुए किसान से भी अगर आप बात करेंगे तो वो राग को जानता है, ताल को जानता है। इसलिए हम बताते हैं कि बिहार के हर कोने कोने में एक अलग अपना शास्त्रीय संगीत का फेस्टिवल होता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश या भारत का कोई भी स्टेट हो, 27 या 28 स्टेट्स हैं हमारे, हर स्टेट्स का अपना संगीत है और रिच संगीत है। ऐसा नहीं कि एवरी है, एवरी नहीं है। हर स्टेट का अपना रिच संगीत है, पहनावा है, अपना खान पान है, अपने बात करने का तरीका है, अपना लहजा है। और इसलिए हम भारतीय हैं। और जब हम भारतीय बोलते हैं अपने आप को, तो वजन के साथ बोलते हैं भारतीय। ऐसा नहीं बोलते हैं हम यूएसए से हैं, आई एम कैनेडियन, आई एम फ्रॉम जर्मनी। हम भारतीय हैं। और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम कैरिंग a 5,000 to 6,000 years old legacy with me. Not just 500 years old legacy, 5,000 to 6,000 old legacy I'm carrying all the time. Each time I'm leaving this soil and I'm landing anywhere in the world. So I'm proud to be Indian. वाह, सो वेल कोटेड। और इतना इजी लैंग्वेज में आपने बच्चों को समझा दिया। मुझे तो लगता है कि शायद आप लोग को शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बात करने के लिए। निगाह, आप बस देखते हो और आपको पता चलता है। बच्चों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन विशाल सर से है कि जब आपने अपने पिताजी से कहा था कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको 7 दिन का, 1 हफ्ते का वक्त दिया था। तो उस वक्त आपने क्या सोचा था और क्या डिसीज़न लिया था? जैसा कि पिताजी ने बोला था कि 1 हफ्ते का समय है आपके पास, तो मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों पहले आपस में हम लोगों ने बात किया कि क्या किया जाए। तो हम लोगों ने पहले 1 हफ्ते के लिए ट्रायल लिया। हम लोग गए अपना संपूर्णानंद स्टेडियम में, हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ हम लोग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर 1 हफ्ते हम लोगों ने मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, पर देखे कि हमसे अच्छे भी यहाँ पे भरे पड़े हैं। उनके बाद हमारा नंबर आता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग उसी विधा में चले जिसमें हम लोग महारथी हैं, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग का हाथ सेट है।
तो फिर उसके बाद हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया पिताजी पास चलते हैं कि हम लोग आ गए वापस, हम लोग संगीत में, हम लोग को नहीं जाना स्पोर्ट में, वो हम लोग के बस की बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पीयर प्रेशर में साइंस कॉमर्स वाली जो लड़ाई होती है आप वो लें जो बाकी लोग ले रहे हैं। आपके दिल के करीब जो है और जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे 1 हफ्ते बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे यही विधा आगे बढ़ानी है, तो अपना समय लेके पीयर प्रेशर में आके कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और आपको पता है आप किसमें अच्छे हैं। हाँ, देखो यू नो द हर बेस्ट। व्यक्ति वो जानता है कि मैं किसमें अच्छा हूँ। कुछ बच्चे अपने दोस्त के कहने पे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। हाँ, मेरे साथ का जो बच्चा है वो जैसे बिटिया है वो एयर होस्टेस बनना चाहती है, तो साथ में जो बिटिया है कहेगी वो मैं भी करूँ। मैं तो सिविल सर्विस में जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि एयर होस्टेस वाला बढ़िया है, तो मैं भी वही बनूंगी। अब कोई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज़ है, बिजनेस अच्छा कर सकता है, लेकिन चूंकि अब बगल वाला लड़का जो है सिविल सर्विस में जाना चाहता है तो मैं भी वहीं पे जाऊंगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मदद करेंगी। पहला, लिसन टू द गुड म्यूजिक। जो भी संगीत आपको पसंद है उसको आप सुनिए अकेले, 10 लोगों के सामने नहीं, अकेले वो म्यूजिक सुनिए, आंख बंद करिए और ध्यान लगाइए कि 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, वो 10-15 1 घंटे वाला बाबा रामदेव वाला योगा नहीं, 2 घंटे नहीं, 5 मिनट आंख बंद करिए, खुद से बात करिए। बिकॉज वी आर नाउ मिसिंग लाइकिंग आवरसेल्फ, वी आर मिसिंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू आवरसेल्फ। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे? हम जब तबला बजाते तो क्या करते हैं आपको पता है? हम अपने आप से बात करते हैं। हम वही तबला पे वही चीज़ बजाते हैं जो मेरे अंदर का प्रभास महाराज बोलता है। हम वो नहीं बताते। ये अगर आप लोगों में से कोई एक आएगा बोलो सर आप ये वाला बजाइए, तो हम कभी नहीं बजा सकते। मैं वही बजाऊंगा जो अंदर से मेरे प्रभास, जो अंदर का जो प्रभास है वही बोले। तो आंख बंद करिए, टेबल पे बैठिए 2 मिनट शांत क्योंकि आपके पास 1 या 2 चांस होता है साल में, जिस समय आप अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। उस समय आप बैठिए आंख बंद करके, सोचिए आप किस चीज़ में अच्छे थे। हमारे ये जो डायलिम्स है ये आपको हर विधा को दिखाता है। घुड़सवारी यहाँ पे है, स्विमिंग यहाँ पे है, आर्चरी यहाँ पे है। म्यूजिक के बेस्ट धुरंधर आर्टिस्ट आपके पास हैं। आपके पास एक से एक लिटरेचर यहाँ पे हमारे गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं, प्रोफेसर्स हैं, हमारे बनारस में यूनिवर्सिटीज़ है, आपके एक से एक प्रोफेसर्स आपके रीच में है। आप सबसे मिलिए, सबके साथ बैठिए, यही आपके टीचर्स बोलते हैं यहाँ पे। आप अपना बेस्ट दिखाइए ना, आप ट्राई करिए, जिसमें आप अच्छे हो उसी में आगे बढ़िए। क्योंकि जो ये डेवलप्ड भारत है या जो हमारा स्किल इंडिया जो चल रहा था, आपको ये नहीं कहता कि आप अगर आर्चरी करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आप तबला नहीं बजाते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा आप ही के बीच का एक स्टूडेंट है, मैं उदाहरण के साथ लाया हूँ। वो लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है, ऋषभ अग्रवाल नाम है उसका। ये लड़का, इसके मम्मी पापा कोई संगीत में नहीं है, इसके दादा दादी कोई संगीत में नहीं है, इसको संगीत पसंद है। यहाँ पे सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था, अपना डायलिम्स भी जो उसका होस्ट है। पूरे बनारस में एक से एक तबला वादक हैं। हमारे घराने के भी बच्चे उसमें गए थे जो दिन भर तबला बजाते हैं। सारे लोगों का कंपटीशन हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने उसमें मेडल्स पाए, लेकिन 3 बच्चे कौन थे आपको पता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे पूरे बनारस में। और बनारस इज द कैपिटल सिटी फॉर द तबला। पूरे भारत में बनारस से तबला वादक जाते हैं बजाने के लिए। आज जो नेम फेम जो तबला वादक वो बनारस को फॉलो करते हैं। तो बनारस के बच्चों के बीच में जीत के 3 जो बच्चे जो जिनको मेडल मिला है, सबसे पहला मेरे ताऊ जी पंडित पूरन महाराज जी की बेटी थी, मेरे घराने की। दूसरा शांता प्रसाद मिश्रा जी, मेरे नाना जी बनारस के ही हैं, उनके घर का लड़का। और तीसरा कृषि अग्रवाल। हम इसको सुन सकते हैं, ऋषभ को सुन सकते हैं हम लोग। हाँ,
कृषि को भी बजवाएंगे हम। तो एक ऐसा बच्चा जो कि मेडल लेके आता है, जिसके नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, व्हाट ही डिड, he just closed his eyes and he chose to play तबला। कल कुंभ मेला में, परसों शाम को कुंभ मेला में, जहां की करोड़ों लोग गोता खा रहे थे, वहां पे कोई पहुंच नहीं पा रहा था, कृषिव हमारे साथ स्टेज पे बैठ के इसने परफॉर्मेंस दिया। वाह, वेरी गुड। एक तरफ तबले पे मैं था and I was very much, I'm so thrilled and I was very confident enough to ask Krishit to accompany me the other side वाह, on the second tabla। और यहीं का बच्चा है, and वो डायलेंस का अपने रोनिया का बच्चा है। कृषिव इज एक तरफ मैं था, द गुरु, दूसरी तरफ कृषिव थे, विशाल सर थे, और द महागुरु इन द मिडल। वाह, तो अगर कृषिव आगे आ सकता है तबले कोई में, भी आ सकता है। तो आप किसी भी चीज में आगे आ सकते हैं। आपके हाथ में दुनिया है अपनी लाइफ बनाने की, दुनिया, और जिसको हम लोग कम शब्दों में या साधारण शब्दों में नाम लेते हैं मोबाइल। आप अपने आप को किसी भी फील्ड में नाम, फेम, पैसा सब कुछ मिल सकता है, डिसीजन आपका है। अच्छी चीज में नाम करना चाहते हैं कि नेगेटिविटी में नाम करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों है। हम नाम नहीं लेते, बहुत सारे ऑन एयर है तो नाम नहीं लेना अच्छा नहीं होता। आपको खुद पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिविटी में अपना नेम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील्स बना के पॉजिटिविटी में अपना नाम कर रहे हैं। तो आपके हाथ में वो जो पीस ऑफ वो डिवाइस है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो पूरी दुनिया आपके हाथ में है। अब आपके पास है कि आप उसको रिकॉर्ड करके अच्छी चीज़ें दुनिया में अपने आप को नाम कर रहे हैं या नेगेटिविटी। ठीक है, आपके साथ हम हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। डोंट बी बॉदर टू इट, और इंजॉय, क्लोज योर आइज एंड डिसाइड बाय योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। पैसा हर जगह है, हर क्षेत्र में। थैंक यू। वेस्टर्न म्यूज़िक जो है, ये सारे बच्चे वेस्टर्न म्यूज़िक सुन रहे हैं, और जैसा सर आपने एक बात कही कि ऐसा कुछ अलग आप लोग नहीं कर रहे हैं, बट हम काफ़ी समय तक, स्पेशली मेरी एज के भी लोग काफ़ी समय तक ये सुनते आए कि ये कुछ अलग है, ये हमारी समझ से बाहर है और बहुत वैसा है। तो ऐसे सिनेरियो में सर, जब वेस्टर्न म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा हमारे कल्चर में घुस चुका है, हम लोग अब जो देवी गीत भी होते हैं उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक का उपयोग देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, तबला शायद ना भी हो तब भी तबले की धुन आ जाती है। तो ऐसे समय पर सर, हम अपने कल्चर को और इस म्यूज़िक को कैसे बचाए रख सकते हैं, और उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे इस यंग जनरेशन को सर? यहाँ दो चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि जैसे सर ने कहा वेस्टर्न म्यूज़िक, तो वेस्टर्न म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है सर। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो ये है कि जो म्यूज़िक आज के ज़माने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो पॉपुलर हुआ है काफ़ी धूम धड़ाका, वो हाँ दो अलग अलग चीज़ें। क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट म्यूज़िक भी है। अब जैसे हमारे यहाँ आज का भोजपुरी म्यूज़िक, जो आज का भोजपुरी आप सुनते हो, और आज से 30 साल पहले की जो भोजपुरी म्यूजिक थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम लोक संगीत को लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मराठी में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत से लोक संगीत है, पंजाब में भी है, लेकिन भोजपुरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए भी हमारी मिट्टी का ये ऐसा संगीत है। भोजपुरी जो आज से 25 साल 30 साल पहले जो गाई जाती थी, वो एकदम अलग था। आज के समय का जो भोजपुरी और जो उसके साथ का जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है, वो हम लोग ये मानते हैं कि ये वेस्टर्न रिदम है, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न म्यूजिक की जब हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न म्यूजिक में बाख, मोजार्ट, बेथोवेन, ऐसे जो क्लासिकल जो उनका है वो आता है। बहुत रिच और बहुत डिफिकल्ट म्यूजिक है उनका, और जो उनके साथ परफॉर्म करता है वो जानता है। आज का जो रिदम है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिदम, क्योंकि वेस्टर्न नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग देखो स्टूडेंट है, आप लोग इसका डिफरेंस आप समझो। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक रिदम और वेस्टर्न रिदम, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो आज हम यूज़ करते हैं, ड्रम्स और या जो एक कंप्यूटर के साथ जो आता है एडिट करने के लिए, गैराज बैंड है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आप जब इंस्टाग्राम वीडियोस बनाते हो तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो अलग अलग टोन्स, ये सारी चीज़ें। ये जो म्यूज़िक है ये इसलिए पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑथेंटिक जो सर गाने होते हैं या जो ट्रैक्स जो हम लोग बनाते थे आज से करीब 20 साल पहले, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आपको करीब जो पिक्चर के पहले जो गाने होते थे उसमें 300 वायलिनिस्ट बैठते थे, 300 से 400 प्रोफेशनल वायलिनिस्ट बैठते थे। जो पहले के आप बिल्कुल अगर आप गाने सुनेंगे तो पीछे ऑर्केस्ट्रा जो हमिंग चल रही है वो 150 से 300 वायलिन, वेयोला और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो साथ में बजाते थे, तो वो रिकॉर्डिंग होती थी। आप सोचोगे स्टूडियो में 300 लोग बैठ के वायलिन बजा, ठीक, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। बाद में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो अपने ये ऑक्टोपैड हुआ, सिंथेसाइजर हुआ, आपके तबला, इलेक्ट्रॉनिक तबला हुआ। अभी तो बहुत सारे ऐसे वो ऑर्गन है, उसमें सरोद भी है, सितार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ कि आपने 20,000 का कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया, वो आपने सब पे लागू कर दिया, ठीक है। जैसे AI है, AI की अभी उसके लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बातें हो गई AI में। AI के थ्रू म्यूजिक बन रहा है। आप चैट GPT है, आप उस पर पूछिए कुछ और, आंसर देता है कुछ और। आपको एक खाका बना के जरूर दे देगा। जैसे अब किसी म्यूजिक को आप बनाना है तो आपको वो, आप जैसे कोई क्वेश्चन आपने बोले कि इसका आंसर लिख के लाओ और आपको समझ नहीं है, आप सपोर्ट ले लीजिए आप चैट जीपीटी का, आप उसको आपको एक खाका, एक आइडिया बना के दे देगा कि इसका आंसर इस टाइप का होना चाहिए, ये एग्जैक्ट यही होना चाहिए। ये चैट जीपीटी भी नहीं बोलता, नीचे लिखा होता है कि प्लीज चेक स्पेलिंग्स एंड एवरीथिंग। म्यूजिक के साथ भी यही है। आजकल का जो म्यूजिक बन रहा है सर, 3 घंटे का राग होता था, जो केवल राग इंट्रोडक्शन जो होता था वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का इंट्रोडक्शन होता था। उसके बाद तबला आता था, करीब 2 से 2.5 घंटे। उसके बाद स्टेज पे आर्टिस्ट बैठ के 3 घंटे का प्रोग्राम होता था, एक प्रोग्राम। आज हम लोग कितनी देर का मोबाइल पे सुनते हैं? 10 सेकेंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे लगता है जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन, 10 अगर to 2-3 7 सेकंड में, 4 सेकंड में समझ में नहीं आया वीडियो तो फिर ऊपर कर देते हैं। बाद में वो अच्छा हो सकता है, अच्छा बजाया हो, लेकिन उसको हम स्क्रॉल अप कर देते हैं। तो 3 घंटे का राग 30 सेकंड में पिरोना का आ गया, और 30 सेकंड का जो राग है वो 3 सेकंड में कैसे आ जाएगा भाई? तो आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिलेगा कि सरोद का साउंड क्या है। अब जैसे हम लोग अभी जो स्टूडियो में जो आजकल के अश्लील भोजपुरी गाने चल रहे हैं, अभी किसी बच्चे से बोल बेटा कोई अच्छा भोजपुरी गा दो, तो बच्चे हंसेंगे, बोले सर आप ऐसी बात कर रहे हैं सर, इतना अश्लील गाने चल रहे हैं, आप मुझे भोजपुरी गाने क्यों कहेंगे? लेकिन वही भरत शर्मा गाए हैं, पचड़ा गाया है, देवी का पचड़ा, वही भोजपुरी उसमें गाए। अब पूरा विश्व वो पचड़ा बजाता है माँ का, वो भोजपुरी नहीं है। वही चीज़ है सर, कोई लैंग्वेज गंदा नहीं होता जब तक आप उसको मॉडिफाइड गंदा नहीं कर देते। आपका अपना वो मातृभूमि का जो शब्द है, आपके मातृभूमि का जो आपके जो ये जो सरोद जो सर 1.5 लाख रुपए का आता है, ये जो सरोद है ना, ये 1.5 लाख रुपए का आता है। अब इसी सरोद को आप सिंथेसाइजर में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको मिक्स कर देंगे तो एक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा कि हो सकता है कि सरोद का साउंड ऐसा होगा। लेकिन जो सरोद का साउंड आपने अभी सुना वो आपको सिंथेसाइजर नहीं देगा सर। तो जो आज मल्टीमीडिया में जो साउंड हम लोग यूज़ करते हैं, जो गाने हम लोग ट्रैक पे ले रहे हैं, वो केवल इसलिए दे रहे हैं सर क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम या रिकॉर्डिंग करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। बिना सीखे हुए सिंगर्स भी सिंगर आज हैं, बिना मेहनत किए हुए भी वोकलिस्ट आज वोकलिस्ट हैं। अब वो करेंगे क्या बेचारे, वो तो स्टूडियो में तो गा नहीं सकते क्योंकि बेसुरा हो जाएंगे।
तो क्या करेंगे, 5 सेकंड का गाना रिकॉर्ड किए, उसमें ढिचक ढिचक चाप डाल दिए, और वो 5 सेकंड का 10 सेकंड का उनका रील तैयार हो गया, 1 मिलियन व्यू हो गया, 2 फरारी दुआरी पे खड़ा हो गया, उनको रियाज करने की क्या जरूरत है? भाई अश्लील हम शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? या तो बहुत ज़्यादा हम गुस्से में हो, किसी से लड़ाई हो गई हो, तब हम अश्लील गालियाँ देते हैं। भाई यही है ना? जी बिल्कुल। तभी नहीं। अगर एक अच्छे परिवार में, अपने घर में अगर मम्मी पापा के साथ आप बैठे हुए हैं, एक अच्छे विद्वान लोगों के साथ बैठे हैं सर, तो ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो उस अश्लील शब्दों को आप रिकॉर्ड करके अगर मीडिया, मतलब आप मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में अपने आप को एक्सपोज करें, इसका अर्थ क्या है? सिक। कि आप अपनी चीफ पब्लिसिटी करके आप बस पैसा कमाना चाहते हैं, इज्जत से आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? सो व्हाट आई वांट यू टू टेल, व्हाट आई वांट टू शेयर, आपके हाथ में पूरी दुनिया है। नाउ यू डिसाइड हाउ यू वांट टू प्रोड्यूस योरसेल्फ, योर कल्चर, योर फैमिली, योर कंट्री, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, दोनों का मंच खुला है। आपको जैसे भी आगे बढ़ना है आप बढ़िए, अच्छे से जाएंगे तो आपके पूरे खानदान को लोग इज्जत देंगे। और एक भी अगर आपका जो है पीढ़ी, अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो आपको तो बुरा भला कहेंगे भाई। आपके पहले के जो जितने 7-8 जो जितने 10 पीढ़ियों का नाम आप जानते हैं, सबको वो समेट उसी में लेंगे और बोलेंगे कि उनका पोता ऐसा निकला। वो दादाजी तो है नहीं, वो तो स्वर्गवासी हो चुके, तारे बन के चमक रहे हैं ऊपर, लेकिन उनका नाम लेके बोलेंगे कि उनका पोता, वो इतने महान आदमी का पोता आज देखिए कैसे क्या कर रहा है, है। कैसे। ठीक है? यू डिसाइड हाउ यू वांट टू बिल्ड योरसेल्फ, यू डिसाइड हाउ यू वांट टू स्टडी, द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, यू डिसाइड हाउ यू वांट टू गो फर्दर विद दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक